लेट्स बिगिन। देखो, जो जो चीज हाईलाइट करने वाली होगी वो बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। जो चीज लगेगी कि ऐसी कुछ बताने लायक नहीं है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो उस चीज को स्किप कर देंगे सीधे, ठीक है ना। और पूरा का पूरा पीडीएफ के अंदर जो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो चीज बस हाईलाइट करूंगा येलो कलर से, ठीक है। ओके, तो जो जो येलो कलर वाला होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। देखो, एसएससी जेई के अंदर नेटवर्क थ्योरी का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। अब लेकिन नेटवर्क थ्योरी के अंदर जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, वो आती है दो तीन चीजों में। एक आता है एसी सर्किट्स में दिक्कत। एसी सर्किट्स के क्वेश्चंस कुछ होते हैं बहुत ज्यादा लेंदी, तो उनको छोड़ना होता है। कुछ होते हैं आराम से डुएबल, लेकिन उसमें हमारे फॉर्मूलास रिवाइज नहीं होते, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसके अलावा नेटवर्क थ्योरी में थ्री फेज सर्किट्स के एक आधी क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आ सकती है। बाकी डीसी सर्किट्स, रेजिस्टेंस, ये सब वो सब बहुत सिंपल है। इसके अलावा अगर किसी चीज में दिक्कत आती है तो वो मैग्नेटिक सर्किट्स है। मैग्नेटिक सर्किट्स में फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, चीजें बहुत याद रखने की है। तो एसी सर्किट्स, थ्री फेज सर्किट्स और मैग्नेटिक सर्किट्स, ये तीन मेन चीजें मुझे लगती हैं जो कि एसएससी जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों को जिसमें दिक्कत आती है। सबसे पहले हम तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही रिवाइज करेंगे। भले ही आज और कल 2 दिन लग जाए, लेकिन 2 दिनों में पूरा नेटवर्क में आपको जरूर कवर करा दूंगा। इसके बाद हम लोग सीधे मशीन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगले 15 दिनों के अंदर पूरा एसएससी जेई का सिलेबस हम लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, एसएससी जेई में फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसमें से मेन चीज यही है कि टेम्परेचर का जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो केल्विन में होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, नेम है ना। जो यूनिट होती है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट होती है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है इसकी, कैंडेला होती है, ठीक है। बाकी और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कैंडेला सीडी, मोल एमओएल, और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस नहीं होता, केल्विन होता है। अब ये यहाँ पे कुछ रजिस्टिविटीज बताई गई है कॉमन मटेरियल्स की, तो हमें रजिस्टिविटी की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर में आता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, तो सबसे कम रजिस्टिविटी है। उससे कम अच्छा कंडक्टर है कॉपर। फिर है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी होगी कॉपर की, उसके बाद होगा एल्यूमिनियम, मतलब उसके बाद गोल्ड होता है और फिर एल्यूमिनियम होता है। देखो, सिल्वर 1.64, फिर कॉपर 1.72, फिर गोल्ड 2.45 और एल्यूमिनियम 2.8, है ना। फिर इनसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी इन सेमीकंडक्टर्स की, जिसमें कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन आएगा, ठीक है ना। और इनसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी इंसुलेटर्स की, जिसका ऑर्डर क्या होता है, प्रधानमंत्री गुजरात टाइटंस। प्रधानमंत्री हमारे पीएम मोदी कहां के हैं, गुजरात के, तो गुजरात टाइटंस आईपीएल की टीम है, पीएमजीटी। तो प्रधानमंत्री गुजरात टाइटंस, तो प्रधानमंत्री गुजरात टाइटंस। पेपर माइका, ग्लास टेफलॉन, समझ गए। पीएमजीटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी पेपर की, उससे ज्यादा माइका, उससे ज्यादा ग्लास, सबसे ज्यादा टेफलॉन। ये इंसुलेटर्स हैं, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है, तो देखो सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, 6.4 × 10⁻², और इसकी कम है, 47 × 10⁻²। जर्मेनियम की जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है सिलिकॉन से, और इसीलिए जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है सिलिकॉन से। रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। चलिए, सीजीएस, ये भी बहुत अच्छा है, चलो सीजीएस, बिल्कुल, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट, तो ये सीजीएस बन गया, और प्रधानमंत्री गुजरात टाइटंस हो गया, ठीक है। अब ये रेजिस्टिविटी और कॉमन मटेरियल्स की यहां पे बता रहा है, तो इतनी सब कुछ करने की याद जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट है बस वो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, समझ गए ना। ऐसा है। चार्ज, चार्ज क्या होता है सबको पता है, एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, कम हो गया, ये सब चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट पता है। बैटरी की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर आवर होती है, ये भी पता है। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, Q = I × T। एक एम्पेयर आवर में, मतलब बेसिकली ये जो I × T है, तो ये एम्पियर सेकंड होता है, इसी को कूलम कहते हैं। तो एम्पियर आवर अगर लिखेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड है, इसीलिए 3600 कूलम हो जाएगा। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज स्केलर होता है, चार्ज का स्केलर मतलब चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब Q = Ne होता है, जिसमें N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। चार्ज कंजर्व्ड होता है, मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है,
Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, ये होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। Q1 Q2 क्या है, आर क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, आपको सब पता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी क्लियर है। इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जो फोर्स में Q1 इंटू Q2 था, एक चार्ज खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पॉजिटिव से चालू होंगी और नेगेटिव पे खत्म होंगी, और कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, ये देखिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है करंट, है ना, ठीक है, तो कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। और अगर आई बराबर डी क्यू बाई डी टी है, तो चार्ज अगर निकालना है तो करंट को इंटीग्रेट कर देना है। करंट निकालना है तो चार्ज का डिफरेंशिएशन करना है, चार्ज निकालना है तो करंट का इंटीग्रेशन करना है। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलम चार्ज निकालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो n इंटू ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज करेंगे, n बराबर 1 अपॉन दिस आएगा, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एक कूलम के अंदर कितने चार्ज होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में। अगर 5 कूलम बोलेगा तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करके देख लेंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे एक की जगह, और n इंटू ई, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 का वैल्यू कितना होता है, ये अपन को याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, सिंपल। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये बताया है सबकी पई। ईएमएफ और बैट करंट और वोल्टेज, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब अभी आएगा थोड़ी देर में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स पर कूलम या फिर वोल्ट्स। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, तो कुछ नहीं है, जो ये बैटरी है, जैसे आप तो बस इस तरीके से याद रखो कि एक ये है हिसाब किताब यहां से, मतलब सबसे पहले अपन को लेफ्ट से चालू करना है, तो लेफ्ट में आता है ईएमएफ, इस ईएमएफ की वजह से फ्लो होगी करंट, ये हो जाएगा उस बैटरी का रेजिस्टेंस, और फिर आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस V। तो सबसे पहले कौन आएगा, ईएमएफ, ईएमएफ की वजह से कौन आएगा, करंट, और करंट की वजह से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर I इंटू आर एल, लोड का रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ की वजह से आया करंट, और करंट की वजह से आया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो इस पर न्यूमेरिकल भी, मतलब इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया था, ध्यान रखना है। तो E हो गया ईएमएफ और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा सर्किट, है ना। V बराबर E माइनस आई आर, जैसे ओपन सर्किट है तो VE के बराबर हो जाएगा, और क्लोज सर्किट है तो VE माइनस आई आर होगा, मतलब V या तो E के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पे पूछा है विच इज करेक्ट, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा, हाँ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो V लेस देन और इक्वल टू E होगा, इस पूरे के पूरे पेज में यही सबसे मेन रिलेशन है कि V E के या तो बराबर होगा या उससे लेस देन होगा, है ना, ग्रेटर देन नहीं हो सकता। चलिए, यहां पे ये सारी चीजें क्लियर है कि अगर हमें किसी बैटरी का पोटेंशियल लिखना है, VAB लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज कितना है V प्लस, और नेगेटिव प्लेट का वोल्टेज कितना है V माइनस, तो हम लोग ये कर देंगे, VAB बराबर होता है पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज माइनस नेगेटिव प्लेट का वोल्टेज। इसके बेसिस पे हम लोग जो भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई भी निकालना चाहें। तो ये छोटी मोटी चीजें क्या होती हैं कि जब हम पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन पेपर में ऐसी चीजें हम स्ट्राइक नहीं करती हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं की होती। टफ क्वेश्चंस तो बना लेते हैं, लेकिन ऐसी चीजें दिमाग से स्किप हो जाती है, और ऐसे क्वेश्चंस में भी गलती हो सकती है। एनर्जी क्या होता है, इसको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दो टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये पेपर में आ सकता है।
कि पोटेंशियल एनर्जी किस किस में होती है और काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल क्या क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी याद रखिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्जेस मूव कर रहे हैं, रेडिएंट एनर्जी है ना, थर्मल एनर्जी, मोशन एनर्जी, साउंड एनर्जी, कुछ ना कुछ मूव कर रहा है। लेकिन केमिकल एनर्जी कोयले के अंदर, पानी के अंदर स्टोर्ड है, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी, केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारा स्टोर्ड होता है। लेकिन जहां पर भी आपको मूवमेंट दिखे, रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मोशन, साउंड, ये सब काइनेटिक एनर्जी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी और पावर में सिंपल सा रिलेशन होता है, E बराबर P इंटू टी, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, वॉट सेकेंड, 1 वॉट सेकेंड या फिर जूल्स। अब एनर्जी की बहुत सारी यूनिट होती है, तो देखो एनर्जी की यूनिट होती है 1 वॉट सेकेंड, जिसको आप लोग 1 जूल्स भी लिखते हो। और क्या यूनिट होती है? वॉट आवर में 1 किलोवाट आवर, ये एनर्जी का एक यूनिट होता है, मतलब कमर्शियल यूनिट होती है ये। अब ये 1 किलोवाट आवर बहुत सारी चीजों के बराबर होता है, या तो 860 किलो कैलोरी के बराबर होगा, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर होगा, है ना। जैसे 3.6 मेगा जूल्स भी लिखते हैं। 1 किलोवाट आवर एक बीओटी के बराबर भी होता है। बीओटी क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। फिर एनर्जी की और कुछ यूनिट्स भी हैं, जैसे कि 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग्स होता है, या फिर 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻⁷ जूल भी हो जाएगा। ये भी एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की एक और यूनिट है थोड़ी सी खास, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी की यूनिट है। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ये भी एनर्जी की ही यूनिट है, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। और भी होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये सब। कैलोरीज, हाँ कैलोरीज वाला लिखना भूल गए, कैलोरीज भी लिख लेते हैं। तो देखो क्या होता है कैलोरी का हिसाब किताब। एक कैलोरी मतलब होता है 4.18 जूल्स, जिसको कि हम लोग लगभग लगभग 4.2 जूल्स लिखते हैं। लेकिन 1 जूल में कितने कैलोरी हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, कभी कभार इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। 0.23 कैलोरी, एक कैलोरी में इतने जूल्स, लेकिन 1 जूल में 1/4.2 मतलब 0.23 या 0.24 कैलोरी के आसपास, ठीक है। फिर 1 किलो कैलोरी भी होता है, तो 1 किलो कैलोरी हो जाएगा 4 पॉइंट या फिर 4200 जूल्स, या 4.2 किलो जूल्स, ऐसा भी हो जाएगा 1 किलो कैलोरी, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये सारी यूनिट्स वैसे लिखी हुई हैं, एक यूनिट 1 किलोवाट आवर, 1 किलोग्राम, 1.8 बोल गया, ये सब वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। ये सब कुछ ऑलरेडी जो मैंने पीछे लिखा था वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी बिल्कुल अच्छे से लिखा है सारी चीजें, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, फालतू का लोचा नहीं बढ़ाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पेज पे सब कुछ। पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन, है ना, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, चेंज इन वर्क डन, जूल्स अपॉन सेकंड या वॉट। पावर वोल्टेज इनटू करंट, पावर बराबर डीई अपॉन डीटी, डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एनर्जी को लिखेंगे पावर का इंटीग्रेशन, एनर्जी को क्या लिखेंगे? पावर का इंटीग्रेशन। जैसे चार्ज को लिखते हैं करंट का इंटीग्रेशन, वैसे एनर्जी को लिखते हैं पावर का इंटीग्रेशन। पावर कन्वेंशन, प्लस में अगर करंट एंटर करती है तो एब्जॉर्बिंग पावर होती है, ठीक है, और प्लस से अगर करंट लीव करती है तो डिलीवरिंग पावर होती है, ठीक है ना। फिर कोई भी चीज, जैसे यहां पे लिखा है कि प्लस में करंट एंटर कर रही है तो एब्जॉर्बिंग 15 है, तो इसी को हम लोग डिलीवरिंग लिख सकते हैं -15, है ना। यहाँ पर डिलीवर कर रहा है 5 × 10 50 वॉट डिलीवर हो रहा है, तो एब्जॉर्बिंग -50 लिख सकते हैं। चलिए देखिए नेटवर्क्स और सर्किट्स में क्या डिफरेंस है आपको पता ही है। नेटवर्क बड़ा टर्म है, सर्किट्स छोटा टर्म है। नेटवर्क मतलब कोई भी ब्रांचेस को, सोर्सेस को, किसी भी चीज को आपस में जोड़ दो, वो नेटवर्क कहलाएगा। क्लोज पाथ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्किट्स में एक क्लोज्ड पाथ चाहिए ही चाहिए, इट मस्ट हैव वन क्लोज्ड पाथ, ये सर्किट कहलाएगा।
फिर इसके बाद लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं? लीनियर एलिमेंट्स जो कि दो प्रिंसिपल को फॉलो करें, एक तो सुपरपोजिशन, एक होमोजेनिटी। सुपरपोजिशन क्या होता है? ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी, मतलब एक्स वन टी और एक्स टू टी दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, एक्स वन टी और एक्स टू टी दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं। देखो, सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी दोनों की दोनों इस अकेले रिलेशन के अंदर लिखा है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि मैंने मान लीजिए दो सिग्नल्स को जोड़ा और मुझे जो आउटपुट मिला वो भी दोनों सिग्नल्स का सम मिला, ये सुपरपोजिशन अकेला कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें ए का आगे मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे बी का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी ए मिल जाए और बी मिल जाए, तो ये होमोजेनिटी भी ऐड हो गया। क्या समझ में आया? सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी दोनों इसमें ऐड हो गया, तो ये लीनियर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि एक्स टी में ए का मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट में भी ए का ही मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है ना? बस ऐसा है। तो ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी बराबर ए वाई वन टी प्लस बी वाई टू टी, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ही यही होता है कि हमारा लीनियर है। क्या है? हमारा रिलेशन लीनियर है। तो लीनियरिटी के लिए सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी दो चीजें होती हैं। एक्टिव पैसिव एलिमेंट बिल्कुल सिंपल है डेफिनेशन के हिसाब से, जो ज्यादा लंबे समय तक एनर्जी डिलीवर कर सके बिना किसी दिक्कत के वो एक्टिव, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, सप्लाई ना करे, या फिर छोटे से देर के लिए बहुत ही कम टाइम के लिए सप्लाई करे, जैसे कि इंडक्टर और कैपेसिटर, तो भी पैसिव कहेंगे, ठीक है? तो एलिमेंट्स दैट एब्जॉर्ब पावर या फिर दैट कैन सप्लाई पावर फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम या मोमेंटरली, इंडक्टर और कैपेसिटर, वो भी पैसिव ही कहलाएगा, ठीक है? और एक्टिव एलिमेंट कौन से? जो कि बहुत लंबे समय तक एनर्जी सप्लाई करे, एलिमेंट्स दैट कैन डिलीवर एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? चलिए, अब बाइलेटरल यूनिलेटरल बहुत ही सिंपल है। बाइलेटरल जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो तो फर्क ना पड़े, है ना, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पे, डिवाइस की प्रॉपर्टीज पे, लेकिन यूनिलेटरल करंट का डायरेक्शन चेंज हो तो फर्क पड़ जाए, है ना? तो प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज व्हेन करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, और यूनिलेटरल प्रॉपर्टी चेंजेस जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया जाए, ठीक है? रजिस्टर बाइलेटरल हो गया, डायोड यूनिलेटरल हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? लीनियर का पता ही है आपको, एक स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए ओरिजिन से, ठीक है? वो लीनियर कहलाएगा। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मुड़ गई तो नॉन लीनियर, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी लीनियर है, ठीक है? ये लीनियर है। फिर एक्टिव पैसिव में कैसे देखना है कि पहली में और तीसरे में अगर ग्राफ आता है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव रहता है तो पैसिव कहलाएगा, और दूसरे में और चौथे में अगर ग्राफ आता है तो रेजिस्टेंस नेगेटिव आएगा तो एक्टिव कहलाएगा। समझ गए? देखो, पहले तीसरे में ग्राफ आ गया तो पैसिव, और दूसरे चौथे में आ गया तो एक्टिव, ठीक है ना? मतलब ऐसे आ गया तो पैसिव और ऐसे आ गया तो एक्टिव, इस टाइप का कुछ, ठीक है? तो ये सब सिंपल सी बातें हैं। तो यहां पे जैसे कि दिख रहा है कि पहले तीसरे में आ रहा है तो पैसिव, पहले चौथे में आ रहा है तो अब पैसिव भी है, पहले में आ रहा है। आप ऐसा याद रखिए कि पैसिव के लिए ऑड और एक्टिव के लिए इवन। पैसिव के लिए हो गया क्या? ऑड, 1 एंड 3, और एक्टिव के लिए हो गया क्या? इवन। वैसे तो याद हो ही गया होगा। तो पहले और चौथे में आ रहा है, पहला मतलब ऑड पैसिव और चौथा मतलब इवन तो एक्टिव। तो इस टाइम पे एक्टिव सिलेक्ट करते हैं। क्या सिलेक्ट करते हैं? एक्टिव सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ये थर्ड एग्जांपल भी देख लीजिए, एक्टिव सिलेक्ट किया है। फोर्थ एग्जांपल में तो सेकंड एंड फोर्थ में आ रहा है तो एक्टिव ही होगा। बाइलेटरल यूनिलेटरल का हिसाब किताब क्या है? अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सेम होना चाहिए। ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में तो बाइलेटरल कहलाएगा। बस, काफी सिंपल है ना? तो भाई देख लो, यहाँ पे और यहाँ पे ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में तो बाइलेटरल, ये अपोजिट क्वाड्रेंट में नहीं है, एडजेसेंट क्वाड्रेंट में है, बगल बगल वाले में है तो यूनिलेटरल। ये अपोजिट क्वाड्रेंट में तो है लेकिन सेम नहीं है तो यूनिलेटरल। ये अपोजिट क्वाड्रेंट में है, एक जैसा दिख रहा है लेकिन सेम नहीं है तो यूनिलेटरल। अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होगा तो बाइलेटरल कहलाएगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होगा तो बाइलेटरल कहलाएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं और मुझे लग रहा है जिस तरीके से फोकस के साथ, क्या है नौटंकी आज ये,
जिस तरीके से मैं बता रहा हूं और मुझे लग रहा है जिस फोकस के साथ आप सुन रहे हैं, मुझे लगता है दोबारा भी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, चलो। अब टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट, तो इसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, ये सब तो आपको मालूम ही है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस दो टाइप के हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। इसमें भी आइडियल है, प्रैक्टिकल है, और है ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो देखो, आइडियल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, बस इस तरीके से, ये वोल्टेज है, ये करंट है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो वोल्टेज गिरता जाएगा। जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट बढ़ती जाएगी। ये देखो यहां पे करंट बढ़ती जाएगी, आईएल, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसमें ये करंट बढ़ती जाएगी, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, तो इसकी वजह से ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम लोग ग्राफ किसके बीच का बना रहे हैं, देखो ध्यान से, हम लोग ग्राफ बना रहे हैं ये टर्मिनल वोल्टेज का, वीएल का। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये सोर्स वोल्टेज वी के बराबर है, इसीलिए कांस्टेंट है। हम लोग ग्राफ बना रहे हैं ये टर्मिनल वोल्टेज का, वीएल का। तो ये टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर है, ये टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू बराबर है वी माइनस आई इंटू आर। ये वाला V और इसमें जो करंट फ्लो करेगा इंटू आर, इसके बराबर है। तो जैसे जैसे I की वैल्यू इंक्रीज होगी तो VL की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, इसीलिए ये जो VL का ग्राफ है ये डिक्रीज होता जा रहा है। जब करंट की वैल्यू 0 है तो V है, उसके बाद आगे डिक्रीज होता जा रहा है, तो ड्रूपिंग ग्राफ है ना, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं इसको, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सेम बात करंट सोर्स के लिए कह सकते हैं। तो यहां पे अब मैंने करंट सोर्स रख दिया, है ना। सेम बात करंट सोर्स के लिए बात करते हैं, तो यहां पे मैंने करंट सोर्स रख दिया, तो ये आईएल किसके बराबर है, इसी आई के बराबर, तो ये आई कांस्टेंट है। अगर आई के प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करेंगे तो ये आईएल किसके बराबर है, आई माइनस ये वाली करंट, ठीक है ना। तो इसके बराबर है, तो इसीलिए ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक इसके जैसा हो गया, ठीक है। ऐसा, इसकी जगह एक और चीज कर सकते थे, क्या कर सकते थे, जैसे मान लो वो ग्राफ में ऐसे दे देता कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स का बनाना है, लेकिन ये है वीएल आईएल, या आइडियल करंट सोर्स का बनाना है। आइडियल करंट सोर्स का बनाना है, लेकिन आईएल यहां पर है, तो फिर कैसे बनेगा, आईएल की वैल्यू फिक्स है, तो फिर यहां फिक्स कर दो, और ये आईएल की वैल्यू की फिक्स हो गई। आईएल की वैल्यू मतलब इतना वैल्यू फिक्स कर दिया, जो भी वैल्यू हो इस करंट का आई, ठीक है। और बाकी वोल्टेज आपका ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखो वोल्टेज की वैल्यू 0 है, फिर वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन करंट की वैल्यू इतनी फिक्स हो गई। ये आइडियल करंट सोर्स है जब वीएल आईएल का ग्राफ दे रखा हो तब। तो ऐसा कब दिखेगा, जब आईएल वाई एक्सेस पर है, तो आईएल कांस्टेंट है। और ऐसा कब दिखेगा, जब आईएल एक्स एक्सेस पर है। ये आइडियल करंट सोर्स हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा ये देखो, ये वीएल आईएल है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करेंगे तो अभी खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं, इसमें बस ये ऐसे जाके ऐसे खत्म हो जाएगा इस तरीके से। ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स का ग्राफ हो जाएगा फॉर मतलब वीएल आईएल, ठीक है ना, वीएल आईएल के हिसाब से। क्लियर है आप सभी को, चलिए आगे चलते हैं। अब ये चार तरीके के डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। देखो, आत्मा अंदर काय की है, वोल्टेज सोर्स की। बाहर काय से करंट कंट्रोल हो रहा है, करंट से, तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आत्मा अंदर किस चीज की है, वोल्टेज सोर्स की। और बाहर काय से कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज से, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आत्मा अंदर किसकी है, करंट सोर्स की, और बाहर किससे करंट कंट्रोल हो रहा है, करंट सोर्स, इसलिए करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ऐसे ये भी है। वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो वोल्टेज सोर्स एक बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो 0, है ना, आइडियली 0। करंट सोर्स है ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और एमीटर और वोल्टमीटर में उल्टा कर देना है। वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है, जो भी चीज पैरेलल में लगती है उसकी वैल्यू को हाई कर देना है। जैसे कि करंट सोर्स के रेजिस्टेंस पैरेलल में आता है, करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वैल्यू प्रैक्टिकली इनफाइनाइटली, आइडियली इनफाइनाइट है। तो वोल्टमीटर भी
पैरेलल में मेजर करता है वोल्टेज, इसीलिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट है। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0, एमीटर सीरीज में लगता है तो उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0। जहां पर आइडियली 0 है तो प्रैक्टिकली लो कर देना है, और आइडियली इनफाइनाइट है तो प्रैक्टिकली हाई कर देना है। डिपेंडेंट सोर्स ये अलग से और बताया है कि देखो, जैसे अगर ये कुछ दे रखा है कि ये वोल्टेज भी करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो आत्मा वोल्टेज सोर्स की है और फाइनली डिपेंड कर रहा है करंट पे, तो करंट से कंट्रोल होने वाला वोल्टेज सोर्स है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। एक चीज समझ में आ गई, बाकी चारों चीजें एक ही जैसी हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर I इंटू आर, सबको पता है। R बराबर V अपॉन आई, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ के लिए। पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ J इक्वल टू सिग्मा ई होता है। J इक्वल टू सिग्मा ई, J करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ लिखा है, अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, इसे ओम्स लॉ कहते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो 1 अपॉन आर आ जाता है और V बराबर आई आर लिख लेते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये स्लोप हो गया VI ग्राफ का आर के बराबर, है ना, सिंपल। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर एलिमेंट्स। क्या किरचॉफ्स लॉ भी सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट्स के लिए लगता है? नहीं, ओम्स लॉ लगता है, जी हाँ, ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट्स के लिए लगता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट्स, जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के लिए लगेगा, डायोड के लिए नहीं लगेगा। नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सब की सब टेम्परेचर के हिसाब से अपने पैरामीटर्स को, वैल्यूज को चेंज करते हैं, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ओम्स लॉ सिर्फ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पे लगता है, बाकी किसी पे नहीं लगता। ये देखिए ओम्स लॉ का ट्राइंगल है VIR, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, बकवास है। नोड ब्रांच मैश लूप क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। नोड मतलब दो ब्रांचेस के बीच का पॉइंट, जैसे ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, और इनके बीच का एक पॉइंट नोड कहलाएगा। दो तरीके के नोड होते हैं, सिंपल और प्रिंसिपल। सिंपल नोड जिससे दो ब्रांचेस जुड़ी हो, प्रिंसिपल नोड जिससे दो से ज्यादा ब्रांचेस जुड़ी हो। तो सिंपल नोड जिससे दो एलिमेंट जुड़े हो, प्रिंसिपल नोड जिससे दो से ज्यादा एलिमेंट जुड़े हो, जिससे हम लोग जंक्शन भी कहते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर फिगर में देखेंगे तो ए वाले नोड से ये वाली और ये वाली जुड़ी है, तो दो ब्रांच जुड़ी है। बी वाले से इधर, इधर और इधर तीन जुड़ी हैं। सी वाले से इधर और इधर जुड़ा है, दो जुड़ी हैं। डी, ई और एफ एक ही चीज है, इससे एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। तो बेसिकली हमारे पास चार नोड है, 1 2 3 और ये पूरा एक 4। ए वाले से दो जुड़ा है तो सिंपल नोड, बी वाले से तीन ब्रांचेस जुड़ी हैं तो प्रिंसिपल नोड, सी वाले से दो ब्रांचेस जुड़ी हैं तो सिंपल नोड, और डी ई एफ से तीन ब्रांचेस जुड़ी हैं, 1 2 3 तो प्रिंसिपल नोड। सर सिंपल नोड प्रिंसिपल नोड का करें क्या? तो देखो होता क्या है मेरे दोस्त, जो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस होती हैं, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस, ये प्रिंसिपल नोड -1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस होता है B - n+1। पढ़ते हो ना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स या नंबर ऑफ मैशेस, तो वो होता है B - n+1, जिसमें B ब्रांचेस है, n नोड्स है, 1 1 है। तो n क्या है? यहां पर जो n है ये सिंपल नोड प्लस प्रिंसिपल नोड दोनों है। तो ये चीज मेन नोट करने वाली है। केसीएल में प्रिंसिपल नोड -1 नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, मतलब नोडल लगाने के लिए, और केवीएल लिखने के लिए, मैश लगाने के लिए ब्रांचेस -B - n+1 होता है, जिसमें n सिंपल प्लस प्रिंसिपल दोनों है। चलिए, तो मैश सबसे छोटा क्लोज्ड पाथ है, उससे और कोई छोटा क्लोज्ड पाथ नहीं होता। लूप जितने भी क्लोज्ड पाथ अवेलेबल हो वो सब, तो जैसे कि मैश और लूप में डिफरेंस ऑलरेडी मालूम है, ये मैश है, ये मैश है, लेकिन ये बड़ा वाला, ये क्या नौटंकी है आज। चलिए, तो ये मैश है, ये मैश है, लेकिन ये पूरा का पूरा बड़ा वाला क्या है दोस्त? लूप है। ये पूरा बड़ा वाला क्या है? लूप। तो नंबर ऑफ मैश है 2 और नंबर ऑफ लूप्स है 3। नंबर ऑफ मैश 2 है, नंबर ऑफ लूप्स 3 है। ऑल मैश, जितने भी सारे मैश है वो लूप हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लूप है वो सारे मैशेस नहीं हो सकते। तो ये चीज तो पता ही है सबको, बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए,
केसीएल केवीएल की बात करते हैं तो केसीएल आप सबको पता है, इनकमिंग करंट जितनी भी आएंगी, आउटगोइंग करंट जितनी भी होंगी, उन सबका सम केसीएल होता है, सिग्मा इक्वल टू 0। केवीएल क्या होता है, हाँ रिकॉर्डेड मिलेगा। केवीएल क्या होता है, केवीएल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो केवीएल होता है बेसिकली सभी के सभी ईएमएफ का, जितने भी ये ईएमएफ है और जितने भी ये वोल्टेज ड्रॉप है V2 V3 V4, इन सब का सम बराबर 0। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि सभी के सभी ईएमएफ्स का सम किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू केवीएल, तो आंसर होगा सभी के सभी ईएमएफ्स का सम बराबर होगा सभी के सभी वोल्टेज ड्रॉप के, मतलब सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स बराबर सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स, या फिर दोनों को एक ही तरफ ले रहे हो तो सबका एल्जेब्राइक सम को 0 करो। जैसे अगर हम केवीएल लगाएंगे इस वाले लूप में, तो फिर हमें इस ईएमएफ को, इस V2 को, इस V3 को, इस V4 को, बाकी तीनों वोल्टेज ड्रॉप है, ये ईएमएफ है, इन सबका एल्जेब्राइक सम को 0 करना है। तो सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0। केसीएल बोले तो करंट, करंट कौन मारेगी, लड़की, तो लड़की सबसे सर्वप्रथम है, तो इसीलिए केसीएल पहला लॉ है बेटा। और केवीएल बोले तो वोल्टेज, बोले तो लड़का, वो बाद में आता है सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड लॉ। केसीएल फर्स्ट लॉ, केवीएल सेकंड लॉ। व्हाट अबाउट अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज इज दिस ईएमएफ ओनली, ये जो ईएमएफ है यही अप्लाइड वोल्टेज है मेरे दोस्त। चलिए तो ये देखिए E बराबर V2 प्लस V3 प्लस V4, सभी के सभी ईएमएफ का सम बराबर सभी के सभी वोल्टेज ड्रॉप को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए केसीएल चार्ज पे डिपेंड करता है, केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ही सिंपल सी चीज है, रजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। इंडक्टर एक डिवाइस है, इंडक्टर उसकी प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो एंस लग जाता है मतलब प्रॉपर्टी है। तो रजिस्टर एक डिवाइस है जिसकी प्रॉपर्टी है करंट को अपोज करना, वो भी रेजिस्टेंस कहलाता है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इस सब में बताने की जरूरत नहीं है, रो क्या है, एल क्या है, सिग्मा क्या है, ये सब ए वो सब यूनिट सब क्लियर है। कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस की यूनिट या तो साइमंस या फिर ओम का उल्टा मो या फिर ओम इनवर्स, बस। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, ना तो लेंथ पे, ना डायमेंशंस पे, ना एरिया पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता। रजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन आर एल ए, तो ये सारे ऑप्शन सही है। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, यस। टेम्परेचर, यस। डज नॉट डिपेंड ऑन आर एल ए, यस करेक्ट है। रजिस्टिविटी वेरी करेगी जब आर को वेरी करेंगे, एल को वेरी करेंगे, ए को वेरी करेंगे, नहीं, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अलग अलग मटेरियल, मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इधर सबकी अपनी अपनी अलग अलग रजिस्टिविटी थी। टेम्परेचर का रिलेशन क्या है रेजिस्टेंस के साथ, ये है टेम्परेचर। जब देखो क्या होता है, दो तरीके की क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक टेम्परेचर दिया हो और एक 0 डिग्री सेल्सियस दिया हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आर नॉट दे रखा है और टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आर टी दे रखा है, तो आर टी बराबर आर नॉट, आर टी बराबर आर नॉट, नहीं मेरे पास उसकी पीडीएफ नहीं है भाई, आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट टी, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें एक टेम्परेचर T1 है, फिर RT1 रेजिस्टेंस है, दूसरा टेम्परेचर T2 है और RT2 है, 0 नहीं दिया, तो फिर RT2 बराबर RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला हो जाता है। इसमें दो टेम्परेचर जब दिया हो तब। तो तीसरा ये एक और फॉर्मूला है, जब अल्फा हमें किसी टेम्परेचर पर निकालना हो और अल्फा 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया हो, तो अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट टी, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है, अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा नॉट इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और सेमीकंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस का, पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस का बिल्कुल बच्चों जैसी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है बताने वाली, इसमें है नहीं। करंट सोर्स वाला मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए कि I1 का करंट लिखना है तो टोटल सोर्स करंट लिखते हैं इनटू
अगर तुम R1 के साथ ही फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो 1/1 करके लिखो, 1/R1 1/R1 1/R2। जैसे वोल्टेज में लिखते हैं V1 लिखना है तो टोटल वोल्टेज VS इंटू जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकाल रहे हैं वही ऊपर, बाकी नीचे दोनों का सम। लेकिन पैरेलल के केस में R1 नहीं लिखना है, 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे लिखना है। लेकिन अगर तुम इसको सॉल्व करो तो ये R2/R1 प्लस R2 बन जाता है। ठीक है, थ्री रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसकी एक ट्रिक थी। या तो आप क्या करो कि I1 निकालना चाहते हो तो टोटल करंट इनटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय तीनों के प्रोडक्ट का सम। ये देखिए R1 R2 R2 R3 R3 R1 ऐसे ऐसे कॉमन ले लो, और I1 में निकाल रहे हो तो R1 को छोड़ के R2 R3 कर दो, I2 के लिए भी इस तरीके से, I3 के लिए भी। अगर रेशियो पूछा है तो फिर I1:I2:I3 क्या होगा, ये बनेगा। ये वाला रेशियो याद रखना है। चलिए, कंडक्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा चलेगा। जैसे वोल्टेज है VS तो देखिए V1 बराबर VS इंटू 1/G1 प्लस 1/G2। रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में था, कंडक्टेंस वैसे सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज में ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा, और कंडक्टेंस पैरेलल में कैसा होगा, जैसा रेजिस्टेंस सीरीज में था। तो I1 बराबर IS इंटू जो कंडक्टेंस निकाल रहे हैं उसी को ऊपर रखते हैं, बाकी दो को नीचे। समझ गए? थोड़ा सा दिमाग में बिठाने में दिक्कत आएगी अगर नहीं पढ़ा है तो, बाकी क्लियर ही होगा। चलिए, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार बड़ा सिंपल चीज है। तो देखो, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो ये सबसे सिंपल प्रक्रिया है। स्टार को डेल्टा और डेल्टा को स्टार। वैसे जनरली आपको भी पता है कि स्टार कनेक्शन को प्रेफर किया जाता है ना। किसको प्रेफर करते हैं, स्टार कनेक्शन को प्रेफर करते हैं। तो डेल्टा को अगर स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो ये डेल्टा है बेटा, ये पाई जैसा जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है ये डेल्टा है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो ये डेल्टा की 3 ब्रांचेस होंगे, इसको स्टार में कन्वर्ट किया है। इधर से एक ब्रांच, इधर से एक ब्रांच, इधर से एक ब्रांच। तो ये जो R1 है इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, R1 इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है। तो R1 के बराबर होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय इन तीनों का सम। बस, ये डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर स्टार से डेल्टा का कन्वर्जन जस्ट उल्टा है। इसमें क्या करना होता है कि ये देखो, ये स्टार कनेक्शन है या ये टी जैसा कनेक्शन भी स्टार ही है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, देखो इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस, मतलब ये आ गया ऐसे ऐसे ऐसे। तो डेल्टा क्या होता है, दो स्टार के बीच में होता है। तो ये R12 किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो R1 प्लस R2 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय अपोजिट वाला। तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपन R3। R13 के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 अपन R2। समझ ही गए होंगे, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंसेस को खींचना, मरोड़ना, तोड़ना, फोड़ना, इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो रेजिस्टेंस को जब बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे तो इक्विवेलेंट वैल्यू N इंटू R हो जाएगा। बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे तो इक्विवेलेंट वैल्यू R अपॉन N हो जाएगा। ठीक है, सीरीज अपॉन पैरेलल करेंगे तो एन स्क्वायर होता है ना। तो ये ध्यान रखना है, सीरीज बराबर एन स्क्वायर इंटू पैरेलल। ठीक है, ये एक पहला हो गया। केस 2, रेजिस्टेंस किसी वायर का आर है, उसको स्ट्रेच किया है यूनिफॉर्मली। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम सेम है और एन गुना स्ट्रेच कर दिया है यूनिफॉर्मली। स्ट्रेच करें, कंप्रेस करें, घंटा फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेच में एन की वैल्यू 2 3 4 5 10 हजार 5000 हो सकती है। कंप्रेस में एन की वैल्यू 1/2 1/4 1/5 1/10 हो जाएगी। कंप्रेस और स्ट्रेच में एन की वैल्यू चेंज होती है, रिलेशन सेम रहता है। समझ गए? तो ये देखो, आर ओल्ड इतना है, वायर को स्ट्रेच कर दिया 4 गुना, तो नया क्या होगा, 4 का स्क्वायर इंटू 2, पुराना 2 था। आर ओल्ड इतना है, कंप्रेस कर दिया 4 गुना, तो क्या होगा, 4 गुना कंप्रेस मतलब 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। रिलेशन यही रहेगा तुम्हारा, स्ट्रेच करें कंप्रेस करें वो वैल्यू चेंज हो जाती है, बस एन की वैल्यू। स्ट्रेच कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 4 हो गई, कंप्रेस कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 1/4 हो गई। तीसरा केस क्या है, रेजिस्टेंस आर है, लेंथ को एन गुना बढ़ा रहे हैं और डायमीटर को एम गुना बढ़ा रहे हैं।
लेंथ और डायमीटर दोनों के बारे में बताया गया है, कोई यूनिफॉर्मली वगैरह नहीं कहा गया। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। रेजिस्टेंस इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। एरिया में डायमीटर का स्क्वायर छुपा है, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन डी स्क्वायर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर है। तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो आर न्यू बराबर लेंथ एन गुना इंक्रीज हुई तो ऊपर डाल दो, डायमीटर एम गुना इंक्रीज हुआ तो नीचे डाल दो एम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, कोई इसमें अलग चीज नहीं है। लास्ट केस ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि रेजिस्टेंस आर है, डायमीटर एन गुना हो गया है, डायमीटर डायमीटर एन गुना हो गया है और वॉल्यूम सेम है। अभी इससे पहले क्या बोला था कि रेजिस्टेंस आर है, स्ट्रेच कर दिया है यूनिफॉर्मली, मतलब वॉल्यूम सेम। तो आर न्यू बराबर एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। लेकिन केस 4 में कह रहा है कि डायमीटर को एन गुना कर दिया है एंड वॉल्यूम सेम है। तो फिर इस केस में ये बनता है नया रेजिस्टेंस बराबर पुराना रेजिस्टेंस इंटू 1/n की पावर 4। डायमीटर बिकम्स एन टाइम्स। अब एन की वैल्यू वो 2 ले रहा है कि 1/2 ले रहा है कि 5 ले रहा है कि 1/5 ले रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना भी ले। जैसे कि ओल्ड रेजिस्टेंस 2 है, डायमीटर 2 गुना हो गया है, तो हमें 1/n मतलब 1/2 की पावर 4 इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस करना है। 1/2 की पावर 4 इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस, जो कि हो जाएगा 1/8। समझ गए? चलिए, ये हो गया चौथा। बल्ब का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। बल्ब में क्या होता है, दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज कनेक्शन। हाँ बेटा, सब कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। बल्ब का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बल्ब में दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सीरीज कनेक्शन, एक पैरेलल कनेक्शन। तो देखिए यहां पे क्या बताया गया, पहले ये बताया गया है कि कभी भी बल्ब का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको जो वोल्टेज की रेटिंग और पावर की रेटिंग बल्ब की दी जाती है उससे बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो देखो, वोल्टेज की रेटिंग और पावर की रेटिंग का यूज करके जो रेटेड वैल्यू उससे रेजिस्टेंस निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अगर हमें कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ये निकालना होता है। अन्यथा हमें ये सब नहीं निकालना होता, ठीक है। हाँ, अन्यथा हमें मतलब डायरेक्टली हमारा वो आता है, क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, जिसमें बल्ब ग्लो कौन सा ज्यादा करेगा, तेज करेगा, धीरे करेगा, वो सब पूछता है। तो वो बड़ा सिंपल है। जैसे कि केस 1, बल्ब सीरीज में है। तो जब दो बल्ब सीरीज में होते हैं जिनका रेजिस्टेंस आर ए, मतलब रेजिस्टेंस दे रखा है और पावर दे रखा है, आर ए पी ए होगा ये, और आर बी पी बी। तो दो बल्ब जब सीरीज में है, इनकी रेटेड पावर दे रखी है पीए और पीवी, और हमसे टोटल कंज्यूम्ड पावर पूछे तो पीए इंटू पीवी अपन पीए प्लस पीवी कर देते हैं। सीरीज बल्ब के केस में जब टोटल कंज्यूम्ड पावर पूछे तो फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं, और पैरेलल के केस में जब टोटल कंज्यूम्ड पावर पूछे तो हम दोनों की पावर्स को, रेटेड पावर्स को ऐड कर देते हैं। पीए पीवी क्या है, रेटेड पावर्स ऑफ बोथ बल्ब्स। लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, सीरीज पैरेलल क्लियर है। जब दो बल्ब सीरीज में होते हैं तो जिसकी छोटी रेटिंग है वो ग्लो करेगा, छोटी रेटिंग वाला ग्लोज ब्राइट। और जब दो बल्ब पैरेलल में होते हैं तो बड़ी रेटिंग वाला ग्लोज ब्राइट। ऑब्वियस सी बात है, हमारे घर में पैरेलल में लगे रहते हैं तो जो हायर रेटिंग का होगा वो ज्यादा तेज जलेगा। हाँ बेटा, कंटेंट सेम है रिकॉर्डेड, लेकिन वो ज्यादा प्यार से, तसल्ली से, आसानी से समझाया है, क्वेश्चंस करवाए हैं। इसमें फटाफट फटाफट रेलगाड़ी, मालगाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी, बुलेट गाड़ी बना के खींचा जा रहा है। चलो, नोडल एंड मैश एनालिसिस। नोडल एंड मैश एनालिसिस क्या होता है? नोडल एनालिसिस एक ऐसी चीज होती है जिसमें दो लॉ का प्रयोग होता है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ का बेटा और एक ओम्स लॉ का। नोडल एनालिसिस में, जी हाँ, दो लॉ का प्रयोग होता है, एक केसीएल का और एक ओम्स लॉ का। ठीक है, आज ही कोर्स लिया है तो बेटा बधाई हो, आप फटाफट रिवीजन वाले मोड वाली क्लास में आ चुके हैं।
एंजॉय करें। तो नोडल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें केसीएल रहता है और ओम्स लॉ रहता है। ठीक है, नोडल में केसीएल भी रहता है और ओम्स लॉ। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नोडल इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल नोड -1 करके। ठीक है, प्रिंसिपल नोड -1 करके नोडल इक्वेशंस को निकाला जाता है। अब नोडल एनालिसिस लगाना कैसे है, तो वो एक सिंपल सा मेथड है, मतलब वो तो नोडल एनालिसिस के आपने क्वेश्चन ही किए होंगे, तो उसके थ्रू आप आराम से समझ सकते हैं। नोडल एनालिसिस लगाते समय जो बाहर की तरफ हम करंट मानते हैं उन्हें प्लस मान लेते हैं, अंदर की तरफ वाली को माइनस मान लेते हैं। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है या कोई वो नहीं है, ये तो एक सॉल्व करने का तरीका है जस्ट। तो ये नोडल एनालिसिस है, हमें नोडल एनालिसिस लगा के सॉल्व करना तो यहाँ पे बताऊंगा नहीं, ये सब आप आराम से देख लेना, है ना। नोडल एनालिसिस कैसे लगानी है आपको आराम से मालूम होगा, नहीं मालूम तो ये पर्टिकुलर जाके लेक्चर देख लेना। मैश एनालिसिस, अच्छा ये सुपर नोड, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। सुपर नोड क्या होता है, सुपर नोड बेसिकली जब दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसे सुपर नोड कहते हैं। तो वेनेवर देयर इज एनी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ही हो, देयर इज एनी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, उसे सुपर नोड कहेंगे। ठीक है, चलिए। मैश एनालिसिस में केवीएल प्लस ओम्स लॉ होता है, नोडल एनालिसिस में केसीएल प्लस ओम्स लॉ, मैश एनालिसिस में केवीएल प्लस ओम्स लॉ। तो इसमें हमें नंबर ऑफ मैशेस फाइंड करने होते हैं, उसको निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मैश या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स निकालने के लिए b माइनस एन प्लस 1 निकालते हैं। एन नंबर ऑफ नोड्स है जिसमें सिंपल और प्रिंसिपल दोनों टाइप के लेने हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ नोड्स है जिसमें सिंपल प्रिंसिपल दोनों टाइप के लेने हैं। चलिए बाकी सुपर मैश क्या है, दो मैश के बीच में करंट सोर्स आ जाना, उल्टा उल्टा चलता है। नोडल एनालिसिस में क्या दिक्कत है यार, आज ये क्या हो रहा है इसको, इंटरनेट को। चलिए, तो सुपर नोड में दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है और सुपर मैश में दो मैश के बीच में करंट सोर्स आ जाता है। चलो देखो, तो दो मैश के बीच में ये एक मैश है और ये एक मैश है, इन दो के बीच में एक करंट सोर्स आ गया, दिस इज सुपर मैश। तो व्हेनेवर देयर इज एनी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू मैशेस, उसे सुपर मैश कहेंगे। मैं फोन से कनेक्ट करके देखता हूं एक बार, इतना लैग तो कभी नहीं हुआ और इतनी तो दिक्कत कभी इसने दी नहीं, इस वाले इंटरनेट ने। ये यूट्यूब पे नहीं दिक्कत नहीं दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है। हाँ यार मालूम है मुझे, पता नहीं क्या दिक्कत है, रुक जाओ। हाँ भाई, अभी आ रही है आवाज? अब बताओ, अभी ठीक है? अरे बोलो रे, अभी ठीक है? कल से एसी सर्किट चालू कर देंगे, क्लियर है? चल कल एसी सर्किट चालू करके खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, सुपर नोड सुपर मैश क्लियर हो गया, है ना? ठीक है, सुपर नोड सुपर मैश मैश ये सब चीजें क्लियर हो गई? नहीं है, सही। अब देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्वालिटी खराब है, देख रहा हूं यार मैं भी, पता नहीं क्या दिक्कत है, ब्लर है थोड़ा। हम्म, अभी ठीक है, चलो अब ठीक है, अब चल रहा है, हाँ। अब देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है। एक वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस दे रखा है ना, वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस दे रखा है, तो उसको करंट सोर्स
इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कैसे करंट सोर्स कैसे वोल्टेज सोर्स आता है ये सब आपको ऑलरेडी मालूम ही है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तोप नहीं है बताने वाली। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में करना, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में करना। ये देखो यहां पर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगा दिए तो क्या होएगा, कुछ नहीं, जोड़ दो। देखो वोल्टेज जब पैरेलल में आ जाए और करंट सोर्सेस जब सीरीज में आ जाए तो दिक्कत आती है, ठीक है ना। वोल्टेज सोर्सेस जब पैरेलल में हो, है ना, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है। तो भाई जैसे ये दो वोल्टेज सोर्स लगा दिए अलग अलग पैरेलल में, तो ये तो सर्किट फॉलो ही मतलब बनेगा ही नहीं, सेंसलेस सर्किट है ये। सर्किट की तो कोई तुकी नहीं बनेगी, ये सर्किट ही खराब है, बेकार है, गलत सर्किट है। यहां देखो 2 वोल्ट और ऊपर नीचे पोलैरिटी करके 2 वोल्ट, तो ये सर्किट भी खराब है। फिर यहाँ 2 वोल्ट प्लस माइनस, यहाँ भी 2 वोल्ट प्लस माइनस, तो ये सर्किट सही है। लेकिन ये 4 वोल्ट और ये ऊपर नीचे 3 वोल्ट, तो ये सर्किट भी खराब है। तो वोल्टेज सोर्सेस अगर पैरेलल में लगा दिए दो अलग अलग वैल्यूज के या अलग अलग पोलैरिटी के, तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सेम पोलैरिटी सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी केवीएल फॉलो होगा या तभी वो जेन्युइन सर्किट माना जाएगा। समझ गए ना। तो आप समझ गए कि ये वाला सर्किट ये वाला सर्किट ये वाला सर्किट खराब है, ठीक है। बाकी यहां पे सिंपल दिख रहा है कि अगर सीरीज में लगा दिए वोल्टेज सोर्स तो कोई पंगे नहीं है। हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस करते तो होता, लेकिन ये आइडियल की बात चल रही है। तो सीरीज में लगा दिए तो कोई पंगे नहीं है। दो सीरीज में लगा दिए तो 4 वोल्ट, देखो दो सीरीज में लगा दिए तो तीनों दो केवीएल के थ्रू ऐड हो जाएंगे, 1 वोल्ट यहां पे कर दिया तो 2 वोल्ट, इस तरीके से। तो देखो क्या लिखा है, सीरीज में वोल्टेज सोर्स ऐड हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज शुड बी सेम फॉर केवीएल फॉलो। पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए केवीएल को फॉलो होने के लिए। सेम बात करंट सोर्स पे लगती है। जैसे करंट सोर्स पैरेलल में चाहे कैसे भी हो, 2 एम्पियर ऊपर 3 एम्पियर नीचे, 1 एम्पियर का -1 एम्पियर का ऊपर कर दिया, 2 - 3 ऊपर की तरफ बना दिया -1, नीचे की तरफ भी बना सकते थे 3 - 2, 1 एम्पियर नीचे की तरफ बन जाता, 2 + 2 ऊपर की तरफ 4 या नीचे की तरफ -4, 4 5 ऐसे बन जाता। अब करंट सोर्स सीरीज में लगा दिया तो दो इधर जा रहा है दो ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक ही लूप में दो अलग अलग करंट हो गए। एक इस डायरेक्शन में दो है, एक इस डायरेक्शन में दो है। क्या ये सही है? क्या ये केसीएल को फॉलो करेगा? नहीं, ये सही नहीं है, ये सर्किट गलत है। ऐसे ही ये 3 एम्पियर ये 2 एम्पियर, ये एक डायरेक्शन में तो है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये भी दिक्कत है। ये देखो एक इधर एक इधर, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी दिक्कत है। लेकिन ये देखो ये 4 एम्पियर इधर है और ये 4 एम्पियर भी इसी डायरेक्शन में, तो ये वाला सही है, ठीक है। तो अगर दो वोल्टेज सोर्स बिल्कुल सेम सेम पैरेलल में है तो ठीक है, दो करंट सोर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की पैरेलल में है तो ठीक है। तो इन सीरीज, सॉरी पैरेलल बोल गया, सीरीज सीरीज सीरीज, करंट सोर्स अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड की सेम डायरेक्शन में सीरीज में है तो फिर ठीक है। इन सीरीज करंट मस्ट बी सेम इन वन ब्रांच, ठीक है। और इन पैरेलल में वोल्टेज शुड बी सेम। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होती है, सिंपल। बहुत सारे एलिमेंट सीरीज में लगे सब में सेम करंट होगी, बहुत सारे एलिमेंट पैरेलल में लगे सबका सेम वोल्टेज होगा। चलो अब बात करते हैं थ्योरम्स की। आप सभी की प्रॉब्लम्स का समाधान मैं ऑलरेडी क्लास के शुरुआत में बता चुका हूं, आप लोग उसको देखिए तब आपको समझ में आएगा। अब देखो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और फिर बहुत सारी आगे की थ्योरम्स है, इन सबको और कवर करना है और फिर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। डीसी सर्किट्स आपका खत्म हो जाएगा, कल अपन दोबारा मिलेंगे, एसी सर्किट्स को निपटाएंगे। फिर आप लोग लास्ट तक रुकिएगा, 4-5 मिनट में आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी समाप्त कर दूंगा। देखो दोस्तों सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, सबसे कुछ कुछ मेन बातें इसकी ध्यान रखो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बनेगा तो इन्हीं थ्योरम से बनेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, ये जब एक से ज्यादा सोर्सेस होते हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, इंडिपेंडेंट हो डिपेंडेंट हो, कोई भी सोर्स हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, लग जाएगी। एक से ज्यादा सोर्सेस होने चाहिए। क्या काम है इसका? हाँ, इसका काम ये होता है कि जब एक मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांच में अगर हमें करंट या वोल्टेज निकालना है तो बाकी और अदर एक सोर्स को पकड़ते हैं और बाकी सारे सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर देते हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से
रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो ये क्या कहता है ऑफिशियली? ऑफिशियली ये कहता है कि इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क जिसमें लीनियर एलिमेंट्स हो, बाइलेटरल एलिमेंट्स हो, कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, चाहे वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, द वोल्टेज या करंट in any branch can be determined by sum of response due to each independent source acting alone। ठीक है, तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा, मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस, है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेस होने चाहिए, तब जाके लगेगी। ठीक है, अगर हमें एक सोर्स लेना है, दूसरे को हटाना है, तो वोल्टेज सोर्स को इंडिपेंडेंट वाले को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स इंडिपेंडेंट वाले को ओपन करते हैं। सर अगर हमारे सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेस भी दिए हो तो फिर क्या करेंगे? उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर नेटवर्क्स पर लगती है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए तो लग जाएगी, लेकिन पावर निकालने के लिए नहीं लगेगी। ठीक है, जो पावर है वो नहीं निकलेगी सुपरपोजिशन थ्योरम से, डायरेक्टली नहीं निकलेगी। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या है? ये भी वही है, लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क कंटेनिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड एंटायर नेटवर्क। मतलब ये तो सिंपल सी बात कह रहा है कि पूरे के पूरे एंटायर नेटवर्क को, और जैसे ये पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क है, कोई सर्किट बना हुआ है और यहां पर लोड लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस लोड को छोड़ के बाकी के पूरे नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में VTH RTH, और जैसा लोड लगा है वैसा लगा रहेगा। नॉर्टन्स थ्योरम में बस इसी पूरे नेटवर्क को एक करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ये दोनों थ्योरम आपस में एक दूसरे की डुएल होती हैं, वी थेवेनिन आर थेवेनिन, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, आई नॉर्टन्स आर थेवेनिन। अगर आप इसका वोल्टेज मतलब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो वी थेवेनिन आर थेवेनिन पता है तो आप आई नॉर्टन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो करंट आएगा वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस से, तो वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो दोनों के जो आर थेवेनिन है आर नॉर्टन से दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हैं। इसमें अलग अलग केसेस होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर में ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इन सबको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते नहीं है पेपर के अंदर। देख लीजिए फिर भी कि केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर आर थेवेनिन निकालना है तो क्या करते हैं? आर थेवेनिन, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है तो याद करिए आप खुद क्या करते होंगे, सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उन्हें हटा देते हैं, इंडिपेंडेंट को, डिपेंडेंट को नहीं छेड़ते, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हटा देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए केस वन वो है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, जैसे कि ये RL मान लिया, हमें इसके अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको शॉर्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे और निकाल लेंगे। लेकिन ये जो है ये मिक्स्ड प्रजाति का है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों है, मिक्स्ड प्रजाति का जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों है, इसका केस नंबर 2 बनेगा। और ये एक ऐसा है तीसरा वाला जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है, ये मरा हुआ सर्किट कहलाता है, डेड सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट है, मुझे थेवेनिन्स थ्योरम यूज करनी है, इसमें करंट निकालना है, तो ये लोड मानेंगे, तो थेवेनिन्स थ्योरम लगाने के लिए आर थेवेनिन निकालना होगा, वी थेवेनिन निकालना होगा। तो वी थेवेनिन निकालने के लिए लोड को हटाते हैं, वी थेवेनिन निकालते हैं, है ना, ओपन सर्किट टर्मिनल्स के अक्रॉस सॉल्व कर लेते हैं। आर थेवेनिन निकालने के लिए ओपन सर्किट करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन करते हैं, तो ये कर दिया, आर थेवेनिन निकाल लिया। ठीक है, चलिए सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है, ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी मालूम है, बस दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। दूसरा केस ये मिक्स्ड प्रजाति वाला है जिसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड डिपेंडेंट सोर्सेस दोनों है। अच्छा, ये तीसरा वाला है, तो दोनों जब होते हैं, जैसे कि ये डिपेंडेंट हो गए, ये इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर क्या करें साहब? कुछ नहीं करना भाई, बहुत सिंपल है, वी थेवेनिन जिस तरीके से निकालते हो वैसे ही निकाल लो। जैसे ये देखो, इसमें करंट निकालना था तो हमने ओपन किया,
यहाँ पे VThevenin माना और KVL KCL लगा के VThevenin निकाल लिया। सेकंड केस, अब हम RThevenin निकालते थे। RThevenin कैसे निकालते थे साहब? RThevenin निकालने के लिए केस नंबर 1 में हम इसको शॉर्ट और इसको ओपन करते थे, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स को कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए RThevenin नहीं निकालते इस केस में। हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज निकालते हैं और नॉर्टन्स की करंट निकालते हैं। जो लोड है उसे ओपन करेंगे तो वोल्टेज निकलेगा, लोड को शॉर्ट करेंगे तो करंट निकलेगा। सॉल्व करेंगे केसीएल केवीएल लगा के, दिमाग लगा के, तो आई नॉर्टन्स भी आ जाएगा। वोल्टेज और करंट दोनों का रेशियो ले लेंगे तो RThevenin निकल आएगा। तो इसीलिए RThevenin इस केस में निकाला नहीं जाता डिपेंडेंट सोर्स वाले में। इसमें ओपन थेवेनिन्स वोल्टेज और नॉर्टन्स करंट का रेशियो ले लेते हैं। ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वही थेवेनिन्स वोल्टेज है, यही जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो नॉर्टन्स करंट होती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसको वोल्टेज को और करंट का रेशियो ले लो, वही RThevenin हो जाता है। केस नंबर 2, ये जो मरा हुआ सर्किट है, डेड नेटवर्क, जिसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स होता ही नहीं है। इसका मैं बहुत बार क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं कि आपको सर्किट में एक करंट सोर्स मान लेना है, उसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेना है और फिर RThevenin इस फॉर्मूले से निकाल लेना है। इसके क्वेश्चंस भी किए होंगे आपने, अब तो कई बार बन गए होंगे, है ना। चलिए, अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स विद डिपेंडेंट सोर्सेस ओनली, जिसको हम मरा हुआ सर्किट कह रहे हैं, इस मरे हुए सर्किट में RThevenin तो निकल जाएगा, लेकिन सर VThevenin पूछे तो मरे हुए सर्किट में VThevenin और नॉर्टन्स करंट दोनों की दोनों जीरो होती है। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है ना। बेटा मैं नहीं प्रोवाइड करता हूं ये रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अपलोड होता है और थोड़ी देर बाद होता है, तो 1.5-2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा अपने आप ही। और लाइव क्लासेस के आपका जो भी कोर्स है, इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स, ऊर्जास कोर्स, जो भी है आपका, लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में जाके देखिएगा, वहां पे 1.5-2 घंटे बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं अपलोड नहीं करता हूं, अपने आप होता है वो, है ना, कोई भी नहीं करता बैठ के इसे, अपने आप सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। चलो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई। कब लगती है ये? जब लोड वेरिएबल हो, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहते हैं इसमें कि पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं किसी भी नेटवर्क का, फिर लोड रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस के या सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर कर देते हैं, और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है वी थेवेनिन का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर थेवेनिन, और एफिशिएंसी 50% होती है। ये लगती है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लोड के लिए, जैसे कि यहां ये नेटवर्क है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगेगा ये इसमें, जिसमें नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया और ये लोड रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इस आर थेवेनिन के बराबर हो जाती है। ये जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो आरएल की वैल्यू 2 ओम के बराबर हो जाएगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए। और मैक्सिमम पावर कितना होगा? वी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आरटीएच, तो ये वी थेवेनिन का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर थेवेनिन कितना है? 2, 12.5, और एफिशिएंसी तो हमेशा 50 ही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लगेगा? बोलेगा तो सही वो आपसे कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भैया अगर कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, फिक्स वैल्यू का है, वेरिएबल नहीं दिखाया, तो फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं लगेगा। देखिए नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि फिक्स वैल्यू है, केवल वेरिएबल पे लगता है। तो देखो ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है लोड में, लेकिन आरएस फाइंड करिए उसके लिए। ये तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के केस में तो ये वेरिएबल होता था, लेकिन यह वेरिएबल है नहीं, तो फिर क्या करना होगा हमें? अगर इसमें मैक्सिमम पावर भेजना है तो उसके लिए ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको मिनिमम बनाना होता है। ठीक है, तो RL इक्वल टू RS कंडीशन टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर नॉट एप्लीकेबल बिकॉज लोड इज फिक्स्ड वैल्यू। तो फिर मैंने यहां पे अलग अलग ऑप्शंस रख के बताए कि इस RS की जगह 2 ओम रख देते हैं, ये रख दिया, लोड रेजिस्टेंस भी 2 ओम है तो इतना पावर ट्रांसफर हो रहा है। 4 ओम रख देते हैं, 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम है, तो देखो करंट आ गई, पावर इतना ट्रांसफर हो रहा है। 0 ओम रख देते हैं, 0, तो देखो यहाँ पे 0 कर दिया, मतलब शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे 2 ओम है तो पावर इतना ट्रांसफर हो रहा है। बोले तो जब हम 0 ओम रख रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू RS की,
तो पावर 50 वॉट ट्रांसफर हो रहा है। जब 2 रख रहे हैं तो 12.5 और 4 रख रहे हैं तो 5.45। जैसे जैसे इस आर एस की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें पावर लॉस ज्यादा होता जा रहा है और इधर पावर कम ट्रांसफर होगी। जाहिर सी बात है, हमें इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, और चूंकि ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन नहीं लगाएंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, इस सोर्स रेजिस्टेंस को छोटे से छोटा बनाएंगे, तो इसीलिए 0 मैंने सिलेक्ट कर लिया है ना। तो ये बढ़िया चीज है। When load is fixed and we have to transfer maximum power, then always choose RS such that equivalent resistance becomes lowest value. चलिए, हाँ, ABC में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अप्लाई नहीं होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तो मैंने लगाई नहीं है ना बेटा। ये देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मैंने लगाई नहीं है। देखो, जब मैंने ए ऑप्शन रखा तो मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन नहीं लगाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, पावर निकाला है जो कि इसमें कंज्यूम होगा। वो कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर आर से। तो मैंने क्या किया, इस सर्किट में करंट निकाला आई, और फिर आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगाया और पावर कंज्यूम निकाली इसमें। इसी तरीके से 4 ओम रखा तो आई निकाला, फिर आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगा के किया। तो मैं कोई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वाला फॉर्मूला थोड़ी लगा रहा हूं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला तो ये है, तो वो तो लगेगी नहीं, इसीलिए मैं वो फॉर्मूला भी नहीं लगा सकता। तो मैं सिर्फ पावर कंजम्पशन निकाल रहा हूं, आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर। क्लियर। चलिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है बेटा, एफिशिएंसी की वैल्यू होती है कितनी, 50%। ठीक है अनिल, चलो ये पूरा क्लियर है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इंटेलिजेंस थ्योरम और बाकी सारी थ्योरम क्या क्या है, कैसे कैसे है, इसको भी देख लेते हैं। देखो बेटा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम एक ऐसी इकलौती थ्योरम है जो कि पैसिव नेटवर्क पर लगती है। जी हां, ये देखिए पैसिव, ये देखिए पैसिव नेटवर्क काय पे लगती है, पैसिव नेटवर्क पे। इसका का मतलब है मास्टर साहब, इसका मतलब ये है बेटा कि जितना भी तेरा बड़ा सर्किट है, जितना भी बड़ा सर्किट है तेरा, उस पूरे के पूरे सर्किट में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, और दूसरा जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, मतलब पूरे सर्किट में सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए, बाकी और कहीं भी कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए। समझ गए। तो ये कंडीशन भी लिखी होगी, देखो, फॉर अप्लाइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स मस्ट बी प्रेजेंट आउटसाइड द नेटवर्क। केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, वो भी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अनिल, उसमें एफिशिएंसी निकालने को ऐसा कुछ भी नहीं अलग से बोलता। चलो देखो, क्लियर है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम तभी लगेगी जब एक सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो, है ना। क्या कहती है इसका स्टेटमेंट की, लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क में रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। अब ये रिस्पॉन्स क्या चीज है, आउटपुट। मतलब जैसे ये एक्साइटेशन इनपुट लगाया तो इसका आउटपुट ये रिस्पॉन्स आया, ये एक्साइटेशन इनपुट लगाया तो उसका आउटपुट ये आया। तो रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन I1 अपॉन V1 ये रहा, और रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन I2 अपॉन V2 ये रहा। इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, मतलब बराबर रहेगा। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम का कहना है। समझ गए अच्छे से। चलिए, अब इसके बाद यहां पे देखिए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल कब है, जब पूरे के पूरे सर्किट में एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो बस। अगर हमारे इस नेटवर्क के अंदर, देखो नेटवर्क के बाहर तो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन ये नेटवर्क का अंदर का हिसाब किताब है। इसमें क्या हो क्या ना हो, तो इसमें क्या कोई सोर्स हो सकता है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, कोई भी नहीं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगती तब है जब पूरे के पूरे सर्किट में सिर्फ एक सोर्स हो। तो अगर नेटवर्क के अंदर कोई सोर्स रख दिया तो दिक्कत है। कैसा होना चाहिए नेटवर्क, लीनियर होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए और बाइलेटरल होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे डायोड लगा दिया तो ये तो बाइलेटरल नहीं होता, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं लगेगी। मैंने डिपेंडेंट सोर्स रख दिया नेटवर्क में, नहीं लगेगा। इंडिपेंडेंट सोर्स रख दिया, नहीं लगेगा। आरएलसी का सर्किट का कॉम्बिनेशन रख दिया तो लग जाएगा, क्योंकि आरएलसी पैसिव भी है, बाइलेटरल भी है और लीनियर भी है। चलिए, इंटेलिजेंस थ्योरम क्या है,
कंजर्वेशन एनर्जी का कंजर्वेशन, ये टेलिजेंस थ्योरम होता है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, पावर कंजर्वेशन। किसी भी सर्किट के अंदर जो ईएमएफ सोर्स होगा वो जितनी पावर डिलीवर करेगा, तो बाकी के जो पैसिव एलिमेंट्स होंगे वो उतनी ही पावर एब्जॉर्ब करेंगे। ये देखिए, समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब बराबर समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड, या फिर समेशन ऑफ ऑल पावर्स ऑफ अ सर्किट इज जीरो। नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल एलिमेंट्स इज जीरो। टोटल पावर सबकी कर दो, जीरो आएगा। टेलिजेंस थ्योरम कहता है, पावर कंजर्वेशन कह लो या एनर्जी कंजर्वेशन कह लो। ठीक है, सबसे खास बात ये सारे टाइप के एलिमेंट्स पे लगता है। जैसे अभी तक थ्योरम्स पढ़ते आ रहे थे, लीनियर, एक्टिव, पैसिव, ये सब बायलेटरल, इन्हीं पे लगता है। ये लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लंप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड पर, एक्टिव और पैसिव सब पर लग जाता है। क्या बोलते, बोलो। लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, एक्टिव, पैसिव, ऑल टाइप के नेटवर्क्स पर, ऑल टाइप के नेटवर्क्स पर टेलिजेंस थ्योरम लगता है, सब पर लगता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब है ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या कहती है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसका कुछ भी अलग सा नहीं कहना है। ये कहती है कि भाई एक रेजिस्टेंस है, इसका कुछ ना कुछ करंट होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो इसको हटा दो और जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस उस वोल्टेज सोर्स को लगा दो, या फिर इस रेजिस्टेंस में से जितनी करंट जा रही है उतनी वैल्यू का करंट सोर्स लगा दो। तो एनी ब्रांच ऑफ डीसी नेटवर्क कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रोवाइडेड करंट एंड वोल्टेज उस ब्रांच का सेम रहना चाहिए, प्रोवाइडेड करंट एंड वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस द ब्रांच। ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों टाइप के सर्किट्स पर लगता है। टेलिजेंस थ्योरम किसी पर भी लगता है, सब्स्टिट्यूशन केवल लीनियर नॉन लीनियर पर लगता है। इसके बाद लास्ट है मिलमेंस थ्योरम। इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसके दो तरीके होते हैं, एक वो जिसमें वोल्टेज सोर्स और इंपेडेंस सीरीज में आता है, और ऐसे बहुत सारे पैरेलल होते हैं, उसका इक्विवेलेंट। तो कैसे निकालते हैं, ई बराबर ऐसे E1 अपॉन Z1 प्लस E2 अपॉन Z2 प्लस E3 अपॉन Z3 प्लस का डॉट 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 EN अपॉन ZN डिवाइड बाय पैरेलल में इंपेडेंसेस, तो 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z2 1 अपॉन Z3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन ZN। ठीक है, मतलब ये पैरेलल में लिखा हुआ है, कुछ नहीं। जैसे ये इंपेडेंसेस है, मान लो मैं इसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालना चाहता हूं, यहां से इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालना चाहता हूं, तो क्या करते हैं, 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2, जैसे ये लिखा हुआ है ऑलरेडी वैसे तो, है ना। ये देखो, ये तीन रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस करते। आर इक्विवेलेंट को क्या करते, आर इक्विवेलेंट हो जाता इस ओवरऑल का 1 अपॉन, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो वही तो किया है यहाँ पे, 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z2 1 अपॉन Z3। और ई बराबर क्या लिखा है, E1 अपॉन Z1 प्लस E2 अपॉन Z2 प्लस E3 अपॉन Z3 डॉट 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 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है मिलमेंस थ्योरम का, है ना। लेकिन इसका एक और डुएल भी है इसका। इसमें क्या है, यहां पर वोल्टेज सोर्स और इंपेडेंस सीरीज में था, यहां पर करंट सोर्स और इंपेडेंस पैरेलल में, और ऐसे बहुत सारे सीरीज में लगे हुए हैं। तो कुछ नहीं करा हमने, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। करंट सोर्स और इंपेडेंस पैरेलल में ना, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बन जाएगा, वोल्टेज सोर्स और इंपेडेंस इन सीरीज। तो ये देखो, वोल्टेज सोर्स इंपेडेंस सीरीज, वोल्टेज सोर्स इंपेडेंस सीरीज, वोल्टेज सोर्स इंपेडेंस सीरीज। इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे इंपेडेंसेस को जोड़ दो डायरेक्टली, सीरीज में है, तो ये Z इक्विवेलेंट हो गया। और I क्या बनेगा, ये सारे के सारे वोल्टेजेस है, इन सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय सबका इंपेडेंस कर दो। तो वोल्टेजेस, वोल्टेज सोर्स जो भी है ये सबको जोड़, डिवाइड बाय सबका इंपेडेंस, ये I इक्विवेलेंट हो गया। तो मुश्किल ही है ये सब आए, लेकिन हमारा काम है रिवाइज करना, तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, बात खत्म, है ना। चलिए, ये हो गया मिलमेंस थ्योरम। अब इसके बाद एसी सर्किट स्टार्ट होता है। अच्छा हाँ, सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने आपको बताया था कि पावर पर नहीं लगती, लेकिन ये एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसको याद रख सकते हैं कि भाई दो सोर्सेस दे रखे हैं, दोनों की इंडिविजुअल पावर भी कंज्यूम हो रही है ना, वो सब भी दे रखा है, तो टोटल पावर होगा
√P1 प्लस माइनस √P2 का होल स्क्वायर। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्टेन नेटवर्क है जिसमें दो आइडियल वोल्टेज सोर्सेस है, दो आइडियल सोर्सेस है और बहुत सारे रजिस्टर है। पावर कंज्यूम्ड इन वन ऑफ द रजिस्टर इज 4 वॉट। एक रजिस्टर में जो पावर कंज्यूम होगी वो 4 वॉट होगी व्हेन ईदर ऑफ द टू सोर्सेस इज एक्टिव। जब दोनों में से, मतलब ईदर ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई एक एक्टिव हो और अदर को रिप्लेस कर दे शॉर्ट सर्किट से, तो दोनों के लिए 4-4 वॉट पावर दी है। तो पहले वाले से भी 4 वॉट है, दूसरे वाले से भी 4 वॉट है, तो √P1 √4 √P2 √4 प्लस माइनस √4 मतलब 2 प्लस माइनस 2। तो प्लस लेंगे तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस लेंगे तो 2 - 2 4 का 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो 16 वॉट और 0 वॉट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। चले, तो ये फॉर्मूला होता है √P1 प्लस माइनस √P2, बता ही दिया। बस खत्म। कैपेसिटर, इंडक्टर और बाकी का एसी सर्किट्स है और कुछ नहीं है। अब इसको कल करेंगे। नहीं, क्वेश्चन सीरीज नहीं है, क्वेश्चन सीरीज शक्ति सीरीज है जो कि यूट्यूब पर चल रही है। मिलमेस थ्योरम का लिमिटेशंस ये होता है कि बेटा अगर उसके वोल्टेज सोर्स के सीरीज में, जैसे ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, है ना, इसमें बोले कि इन वोल्टेज सोर्सेस के बीच में अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें तो फिर क्या मिलमेस थ्योरम लगेगी? जैसे मैं अगर ऐसा कुछ लगा दूं, अरे तेरी तो, अगर मैं ऐसा कुछ लगा दूं, इन वोल्टेज सोर्सेस के बीच में रेजिस्टेंस लगा दूं, तो क्या ये मिलमेस थ्योरम अप्लाई होगी? तो जाहिर सी बात है नहीं होगी मिलमेस थ्योरम ये वाली अप्लाई, है ना। तो यही वो क्वेश्चन था जो कि तुम बात कर रहे हो। इसकी पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगा, लेकिन पीडीएफ के लिए मैं एक काम करूंगा कि मैं एक अलग से फोल्डर बना दूंगा, एसएससी जेई 2025 प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, इस नाम से फोल्डर बन जाएगा आपके कंटेंट्स में, और उसमें हम लोग इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है सागर, कोशिश करेंगे। मजा आया? इस तरीके से रिवाइज कराएं कि कुछ और अच्छा लगा? मजा आया आज? पसंद आया ये तरीका कि भाई जो चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसी चीज को थोड़ा सा मैंने और ओवरव्यू देके अच्छे अच्छे से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें समझा दी। एसएससी जी वन शॉट रखिए फोल्डर का नाम, ठीक है बेटा, ऐसा रख देते हैं। वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी सेम या डिफरेंट भी हो सकता है ना, पैरेलल में लगाए तो फिर पोलैरिटी डिफरेंट नहीं हो सकता है। पैरेलल में लगाए तो केवीएल फॉलो कराने के लिए पोलैरिटी भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। कैपेसिटर इंडक्टर भी करा दीजिए। अभी नहीं बेटा, ज्यादा हो जाएगा दिमाग से ऊपर, मैं भी सुबह से पढ़ा ही रहा हूं, अब कल करेंगे। आपके साथ जुलाई से जुड़ने में बहुत हेल्प मिला कोर्स से, बिल्कुल बेटा बहुत हेल्प मिलेगा, और आगे जल्दी सिलेक्ट भी हो गए सुपर क्लास। चलिए ओके, इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा कवर रिवीजन पूरा? क्या लगता है तुम्हें द्विवेदी साहब, इतना बड़ा सिलेबस कर लेंगे अपन रिवीजन पूरा? तुम खुद ही बताओ क्या लगता है तुम्हें? उड़ा देंगे बेटा, उड़ा देंगे, टेंशन मत लो, उड़ा देंगे। क्वेश्चन नहीं कराएंगे? नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी शक्ति सीरीज में चल रहा है। जितने भी बच्चे हैं देखिए वो सारे के सारे शक्ति सीरीज को फॉलो करें। मैं ऑलरेडी अपने पेड कोर्सेज के बच्चों को स्ट्रिक्टली बोल चुका हूं कि आप लोग को क्वेश्चंस प्रॉपरली तरीके से करना है, तो शक्ति सीरीज में प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं। आप सभी उन क्वेश्चंस को फॉलो करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर अभी आपकी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर जीके और पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे क्या? मेरे पास इस तरीके के कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है मनोज भाई, अगर होते तो मैं पहले ही दे देता। करते हो उसे फॉलो तो बस करिए, अच्छी से बात, अच्छी बात है। सर मुझे पता है 20 दिन में तो आप पूरा सिलेबस उड़ा दोगे। अरे भाई बिल्कुल उड़ा देंगे यार, क्या बात करते हो।
अर्थिंग एंड वायरिंग भी करवा दीजिएगा। करवा देंगे भाई, करवा देंगे। नॉन टेक थोड़ा देख लीजिए आप, बाकी टेक एंड रीजनिंग तो हो जाएगा। ले बेटा, तो ये तो मैंने टेक के लिए चालू करी है, अगर टेक हो ही जाएगा तो फिर मैं काहे के लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तू कर ही ले तो फिर टेक। मीजनर इफेक्ट मेसियर 31 क्या लिखा है ये? मेसी का शर्ट नंबर, लियो लियो मेसी का 31 है, लियोनल मेसी का। पता नहीं यार। 10 है उसका तो, लियोनल मेसी का। तो तू कौन सा मेसियर 31 है बेटा? अर्थिंग वाला पीडीएफ ऐड करा दीजिएगा रिवीजन कोर्स में। पता नहीं यार ये कौन सा पीडीएफ है, तुम अर्थिंग 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 चिल्ला रहे हो। जब देखता हूँ बेटा, देखता हूँ। सर मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन कौन नहीं आ रहा है, टेस्ट में 135 प्लस आ रहा है। बस बेटा, और कितना कॉन्फिडेंस चाहिए देखो? 175 प्लस का। टेंशन मतलब। एक टेलीग्राम ग्रुप बना दो पेड वालों के लिए। हाँ बेटा, बस यही सब टाइम बचा हुआ है मेरे पास अब जिंदगी में, यही सब करने के लिए टाइम रह गया है। चलो बाय बाय, चल रहा हूं मैं। कल मिलेंगे आप सभी से, कोशिश करेंगे, देखते हैं शाम को ही मिलते हैं, ठीक है? शाम को माहौल थोड़ा बढ़िया बन जाता है, और जो भी होगा बता दूंगा, ठीक है? कोई टेलीग्राम वेलीग्राम ग्रुप नहीं है, चुपचाप पढ़ो। 20 दिन रह गए आपका एक टेलीग्राम ग्रुप। एंड्रोमेडा गैलेक्सी से रिलेटेड नेम है। अब ये क्या है एंड्रोमेडा गैलेक्सी? चलो ठीक है, जो भी है। ओके दोस्तों, बाय बाय। थैंक यू सो मच। चल रहा हूं मैं। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। कल दोबारा मिलेंगे और एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए बाय।